जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम गुप्तोत्तर काल यानी कि सम्राट हर्षवर्धन पे चर्चा करने वाले हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट तथा अकबर व अशोक के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। यानी हर्षवर्धन प्राचीन कालीन इतिहास के एक शक्तिशाली महान शासक हुए हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या था हर्षवर्धन में कि वो इतना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं प्राचीन इतिहास में। ठीक है दोस्तों, तो आज वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। तो गुप्तोत्तर काल से तात्पर्य है गुप्त काल के पश्चात का काल। गुप्त काल के पतन के पश्चात भारतीय राजनीतिक इतिहास में क्षेत्रीयता की भावना का उदय हुआ। यानी आप लोग गुप्त काल में पहले ही पढ़ चुके हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है गुप्त काल की वीडियोस की, उन्हें आप देख लीजिएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गुप्त काल में सामंतवादी प्रथा ने अपनी जड़ें जमा ली थी। तो वो क्या है हम उस वीडियो में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं कि भूमिदान की जो प्रथा चली आ रही थी, भूमिदान की प्रथा अगर शुरुआत हम देखें तो आंध्र सातवाहन वंश के शासकों द्वारा की गई थी। तो उस प्रथा को आगे बढ़ाया था गुप्त काल में। गुप्त काल में वो अपनी जड़ें जमा चुकी थी। तो यहाँ पर छोटे छोटे जो भूमि के टुकड़े दिए गए थे दान में, वहां पर सामंत जो थे, सामंतवादी प्रथा मतलब यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। तो अब सामंत जो होता था वो अपनी जमीन से लगाव रखता था, अपने क्षेत्र से ही, जरूरत पड़ने पर शासक को सेना भी देता था। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो, इससे क्षेत्रीयता की भावना का उदय हुआ और उत्तर भारत में छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। अब जैसे ही गुप्त शासक कमजोर होते हैं कि सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कई सारे नए राजवंश का उदय हुआ। तो वल्लभी यानी गुजरात में मैत्रक वंश का शासन चल रहा था। कन्नौज उत्तर प्रदेश, यहाँ पर मोखरी वंश का शासन चल रहा था। थानेश्वर ये हरियाणा में है, यहाँ पे पुष्यभूति वंश का शासन चल रहा था। मगध जो कि बिहार में है और मालवा तो आप जानते ही मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर उत्तर गुप्त यानी गुप्त वंश के जो अयोग्य शासक बचे थे वो यहाँ पर शासन कर रहे थे। बंगाल में गौड़ वंश का शासन चल रहा था। ठीक है दोस्तों, तो गुप्तोत्तर काल की स्थिति आप जान गए हैं कि गुप्त काल में जहां पूरे भारत पर गुप्तों का शासन हुआ करता था, तो वहां अब उनकी जगह पे छोटे छोटे कई सारे राजवंश शासन कर रहे थे। ठीक है, यानी भारत में कई सारे राज्य उस समय उदित हो गए थे, कई सारे राजवंश उदित हो गए थे। अब हमारा जो टारगेट है वो है पुष्यभूति या वर्धन वंश। हर्षवर्धन इसी वंश का है, तो हमारा टारगेट यही रहेंगे। अब सबसे पहले क्वेश्चन कभी ये बने कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, या वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, तो हमको ये आंसर, उसका कॉमन आंसर रहेगा। तो दो भागों में बांटेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो जैसे हर्षचरित्र, ये बाणभट्ट ने लिखा था। ठीक है, हेनसांग का यात्रा विवरण, हेनसांग ने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा था। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये तीनों के तीनों ग्रंथ हर्षवर्धन ने लिखे थे। ये तीनों के तीनों नाटक है। इन नाटकों का रचयिता भी हर्षवर्धन है। यानी हर्षवर्धन जितने अच्छे से कलम चलाता था उतने ही अच्छे से तलवार भी चलाता था। ओके, पुरातात्विक स्रोतों की अगर हम बात करें तो मधुबन और बांसखेड़ा ताम्रपत्र अभिलेख जो है, ये पुलकेशन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, मोहरे और भी कई खंडर अवशेष रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि हमें हर्षवर्धन या पुष्यभूति या वर्धन वंश की जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतनी इनकी साहित्यिक या पुरातात्विक स्रोत है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये चार्ट बना के आना है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का थोड़ा परिचय। तो बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से ज्ञात होता है कि थानेश्वर यानी वर्तमान हरियाणा में पुष्यभूति नामक राजा ने इस वंश की स्थापना की, जिसके नाम पर इस वंश को पुष्यभूति के नाम से जाना गया। ठीक है दोस्तों, यानी पुष्यभूति वंश को पुष्यभूति इसलिए कहा जाता है क्योंकि पुष्यभूति नामक शासक ने इस वंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है, तो इसकी जानकारी हमें बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से प्राप्त होती है। प्रभाकर वर्धन इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक थे। अब भाई प्रभाकर वर्धन इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था और शक्तिशाली शासक भी यही था, तो इसी के नाम पर इसको बाद में वर्धन वंश भी कहा गया।
प्रभाकर वर्धन के दो पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है, और एक पुत्री भी थी जिसका नाम था राज्यश्री। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा के साथ किया था। यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि विभिन्न राजवंश भारत में शासन कर रहे थे, उसमें से कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश में मोखरी वंश का शासन चल रहा था और वहां के एक प्रतापी शासक ग्रहवर्मा से प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह किया था। आगे इनकी जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। आप लोगों को लगेगा कि जैसे कोई मूवी चल रही हो, ठीक है। इनकी कहानी कुछ इसी प्रकार मैंने डिजाइन की है कि आप लोगों को याद करने में भी कठिनाई ना हो, ठीक है। आगे देखते हम। 604 ईस्वी के लगभग थानेश्वर को पश्चिम दिशा से हुणों का आक्रमण का खतरा हुआ, जिसे दूर करने के लिए राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बना। यानी अब यहां पर प्रभाकर वर्धन के पश्चात उसका पुत्र राज्यवर्धन शासक बनता है। उसी समय मालवा के राजा देवगुप्त ने बंगाल के गौड़ शासक के सहयोग से कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और उसकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई थानेश्वर के जो शासक है राज्यवर्धन, उसकी बहन है कौन? राज्यश्री। और राज्यश्री जो है, आप लोगों को पता ही, प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से किया था। यानी ग्रहवर्मा की अब हत्या कर दी है। किसने की है? देवगुप्त और बंगाल के गौड़ शासक जो है, शशांक नाम है वैसे बंगाल के गौड़ शासक का, तो उन दोनों ने मिलकर इनकी हत्या कर दी। यानी राज्यवर्धन जो है, राज्यवर्धन के जीजा की हत्या कर दी है और अपने उसकी जो बहन है राज्यवर्धन की, उसको राज्यश्री को बंदी बना लिया है। अब सीधी सी बात है, अब जो भाई है राज्यवर्धन वो बहन को बंदी से छुड़ाएगा तो सही और जीजा की मौत का बदला भी लेगा। तो राज्यवर्धन क्या करता है कि यहां पर आक्रमण करता है। तो मालवा के शासक देवगुप्त को राज्यवर्धन ने पराजित कर दिया, परंतु गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन की छल पूर्वक हत्या कर दी। ठीक है दोस्तों, होता क्या है दरअसल कि देवगुप्त जो था, इसका ही मेन उद्देश्य था कि ये जो मोखरी वंश है कन्नौज, वहां पर कब्जा कर ले। लेकिन होता क्या है कि ये सहायता ले लाए गौड़ शासक शशांक की। शशांक और देवगुप्त अच्छे मित्र थे। तो यहां पर क्या होता है कि जब राज्यवर्धन इन पर आक्रमण करता है, देवगुप्त को पराजित करके इसकी हत्या कर देता है, तो शशांक कहता है कि मैं तो बस अपने मित्र की सहायता कर रहा था, मेरा कोई आपकी बहन से कोई शत्रुता नहीं थी, ना ही आपके जीजा से थी, बस मैं तो अपना कार्य कर रहा था, अपने मित्रता का धर्म निभा रहा था। तो शशांक राज्यवर्धन इसे क्षमा कर देता है। लेकिन ये शशांक की चाल थी। शशांक ने यहां पर यह चाल चली थी और धोखे से यह राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। अब राज्यवर्धन की हत्या के उपरांत हर्ष ने शशांक से बदला लेने की प्रतिज्ञा के साथ में 606 ईस्वी में थानेश्वर का राजा बना। दरअसल होता क्या है कि जो हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन ने संन्यास ग्रहण कर लिया था, वो शासक नहीं बनना चाहता था, ठीक है। लेकिन जब बहन को बंदी गृह में देखा, उसके बारे में सुना और भाई की हत्या हो गई, ये सारी जानकारी उसे प्राप्त होती है, तो फिर वो शासक बनता है और बदला लेने का निश्चय करता है। अब क्या होता है, उसने शशांक से बदला लेने के लिए अभियान प्रारंभ किया। तभी उसने सूचना मिली कि उसकी बहन राज्यश्री केद से निकलकर विंध्य के जंगलों में चली गई। दरअसल होता क्या है कि वहां पर केद में ये जो शशांक था, शशांक बौद्ध भिक्षुओं से, बौद्ध धर्म के अनुयायियों से बहुत नफरत करता था। तो वहां पर उसने काल कोठरी में और भी बहुत सारे बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कैद कर रखा था। तो वहां पर किसी बौद्ध भिक्षु की सहायता से उसकी बहन जो थी राज्यश्री, वो कैद से निकल चुकी थी। यानी आप समझ सकते हो, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं की सहायता से उसकी बहन भागने में सफल हुई थी। अतः जो हर्षवर्धन था, उसका लगाव बौद्ध धर्म के प्रति कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के सहयोग से राज्यश्री को खोज लिया। मतलब आप समझ सकते हो, भगाया भी बौद्ध भिक्षुओं ने और खोज के दिया भी बौद्ध भिक्षुओं ने। तो राज्यश्री को खोज लिया जब वह सती होने जा रही थी। तो हर्ष ने न केवल गौड़ शासक शशांक से बदला लिया, बल्कि अपने सामर्थ्य से उत्तरी भारत के अन्य राज्यों को भी अपने अधीन किया। अपनी बहन को भी ढूंढ लिया, ठीक है, गौड़ शासक शशांक से बदला भी ले लिया और उत्तरी भारत के अन्य राज्यों पर भी विजय प्राप्त की। असम के जो कामरूप यानी असम के जो राजा थे, वो भी हर्षवर्धन के परम मित्र थे। हेनसांग के
स्मरण में उल्लिखित है कि हर्ष ने उत्तरी भारत के 5 राज्यों को अपने अधीन किया था। संभवतः ये 5 राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा थे। इन 5 राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। इसकी जानकारी हमें हेनसांग के संस्मरण से मिलती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हम। पश्चिम में उसने वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह कर शत्रुता समाप्त की और एक शक्तिशाली संबंध बनाया। वल्लभी यानी गुजरात के शासक से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। हर्ष और पुलकेशन के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। दरअसल होता क्या है दोस्तों, हर्षवर्धन उत्तर भारत के मैक्सिमम क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर चुका था। अतः उसने सोचा कि अब उत्तर भारत बहुत हुआ, अब ये जैसे ये नर्मदा नदी बह रही है, अब थोड़ा दक्षिण भारत की ओर अभियान किया जाए। हर्ष दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा था, तभी क्या होता है, पुलकेशन द्वितीय जो है ये उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा था। अब ये दोनों के दोनों नर्मदा नदी के किनारे मिलते हैं। नर्मदा नदी या रेवा नदी का युद्ध इन दोनों के बीच में होता है। अब आप सोच सकते हो कि कोई भी शासक अगर अभियान करने के लिए जा रहा है तो यानी सेना उसके बाद बहुत ही तगड़ी होगी, बहुत ही शक्तिशाली सेना के साथ ही जाएगा। कोई ऐसा तो है नहीं कि मुट्ठी भर सैनिकों के साथ में अभियान करने के लिए निकल पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर होता यही है कि हर्षवर्धन अपनी शक्तिशाली सेना के साथ था और भाई पुलकेशन द्वितीय भी तो उत्तर भारत पर अभियान में था, यानी वो भी अपनी शक्तिशाली सेना के साथ था। अब यहां पर होता क्या है कि दोनों की शक्तिशाली सेना आपस में टकराती है नर्मदा नदी के किनारे। इस भीषण युद्ध में दोनों को अपार क्षति होती है। कहा जाता है कि हर्षवर्धन इसमें हार गया था। इसकी जानकारी हमें पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से मिलती है। लेकिन हर्षवर्धन के दरबारी इतिहासकार बाणभट्ट ने कहा था कि हर्षवर्धन विजयी हुआ है। एक ये भी बात याद रखना है, बाकी इस बात को लेकर विवाद है। ठीक है, लेकिन एक बात तो निश्चित है कि इतना भयानक युद्ध था कि दोनों ने, यानी हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत का अभियान त्याग दिया उसके बाद में, और पुलकेशन द्वितीय ने उत्तर भारत का अभियान त्याग दिया था। इतना भयानक युद्ध हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं, हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर डिस्कस कर लेते हैं। बाणभट्ट तथा मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है, बाणभट्ट तथा मयूर। हर्ष सिर्फ विद्वानों का आश्रयदाता ही नहीं वरन स्वयं भी विद्वान था। उसने 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना भी की थी। दोस्तों ये प्रीलिम्स के एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसे विशेष तौर पर याद रखिएगा। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में हर्ष को सकलोतरापथनाथ भी कहा गया है। हर्ष चरित्र के अनुसार नेपाल व काश्मीर पर भी हर्ष का शासन था। हर्ष के काल में मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था। हेनसांग के अनुसार हर्ष के शासनकाल में गौड़ शासक शशांक शिवमतावलंबी ने गया कहां पे, बोध गया, जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया स्थित बोधि वृक्ष को कटवा दिया था और गंगा में फिकवा दिया था। ठीक है, हर्ष के शासनकाल में गौड़ शासक शशांक, ये याद रखिएगा, ये शशांक शैव धर्म का अनुयायी था, यानी शैव धर्म को मानता था। तो इसने गया जो है, गया बोध गया नामक स्थान पर जो बोधि वृक्ष था जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को कटवाकर गंगा में फिकवा दिया था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब थोड़ा मेंस के हिसाब से डिस्कस कर लिया जाए। मेंस में, एमपीपीएससी मेंस में तो वैसे ये क्वेश्चन आ चुका है, और भी स्टेट पीसीएस मेंस में ये क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी में आ सकता है। सम्राट हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन के रिपीट होने की भी संभावनाएं हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ी सी एक अच्छी सी प्रस्तावना देख ली जाए। हर्षवर्धन ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों ही क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की थी। जितनी कुशलता के साथ वह तलवार पकड़ता था, उतनी ही कुशलता के साथ लेखनी भी संभालता था। इसी कारण इसके शासनकाल में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उन्नति हुई। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद अब थोड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियों पर चर्चा कर ली जाए। तो
सांस्कृतिक उपलब्धियों में सबसे पहले इसकी धार्मिक नीति पर चर्चा करते हैं। हर्षवर्धन स्वयं सूर्य तथा शिव का उपासक था। ठीक है, ये बुद्ध नहीं है, बुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, बुद्ध सूर्य और शिव का उपासक था तथा उसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता व उदारता की नीति का पालन किया। कन्नौज एवं प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन किया तथा प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को दान दिया। ठीक है दोस्तों, यानी ये बौद्ध धर्म का भी अनुयायी था, सूर्य की उपासना भी करता था, शिव का उपासक भी था, यानी कि इसने सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं उदारता की नीति का पालन किया। कन्नौज एवं प्रयाग में यह महामोक्ष परिषद का आयोजन किया तथा प्रत्येक धर्म के व्यक्तियों को दान दिया। इसने कहा जाता है हर्षवर्धन सिर्फ 2 जोड़ी जो अपने स्वयं के वस्त्र थे, जिन वस्त्रों में ये गया था, बस वही वस्त्र पहन के वापस आता था, बाकी सब कुछ दान कर देता था। हर्ष कला प्रेमी शासक था। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली नामक नाटकों की भी रचना की थी। हर्ष विद्वानों का संरक्षक था। उसके दरबार में बाणभट्ट, मातंग, दिवाकर, मयूर, जयसेन जैसे विद्वान रहते थे। विदेशी संबंध पर चर्चा करें तो चीन के साथ दौत्य संबंध स्थापित किए। हेनसांग भारत आया था, जिसने सीयूकी नामक ग्रंथ लिखा। प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? लोक कल्याणकारी कार्य, सड़क, कुएं, तालाबों का निर्माण करवाया था हर्ष ने। हर्ष ने विभिन्न स्तूपों, विहारों का निर्माण नालंदा में करवाया था। हर्ष ने कन्नौज के विशाल सम्मेलन में 20 देशों के राजाओं को निमंत्रण दिया था, यानी आप सोच सकते हो कितना विशाल सम्मेलन हुआ होगा ये। हर्ष एक अनुदान प्रिय शासक था। राजकीय व्यय का निश्चित हिस्सा दरबार, विद्वान अधिकारी वर्ग तथा धार्मिक आयोजनों पर खर्च होता था, यानी इसने फिक्स कर रखा था, इतना हिस्सा विद्वानों पर खर्च होगा, इतना अधिकारी वर्ग पर होगा, इतना हिस्सा धार्मिक आयोजनों पर खर्च होगा। ठीक है, एक फिक्स हिस्सा कर रखा था। अब एक निष्कर्ष देख लिया जाए। मतलब आप देख सकते हो यहां पर आंसर की जो बॉडी अपन ने डिसाइड की है कि यहां पर सबसे पहले एक अच्छी सी प्रस्तावना के बाद में मेन बॉडी शुरू की। तो यहां पर मेन बॉडी के हमने 8 फैक्ट दिए हैं। सांस्कृतिक उपलब्धियों के 8 फैक्ट बहुत हो गए। मेन समय से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, 8 फैक्ट बहुत हो गए। ठीक है, अब एक अच्छा सा निष्कर्ष देख लिया जाए। हर्ष पराक्रमी सैनिक, सुयोग्य राजनीतिज्ञ तथा प्रजापालक शासक था। कवि और धार्मिक उत्साही के रूप में हर्ष का भारतीय इतिहास में सदैव उच्च स्थान रहेगा। वह महान धार्मिक, दानशील, महान विजेता, कला तथा साहित्य का पोषक भी था। तो ये रहा एक अच्छा सा निष्कर्ष। इस तरीके से अगर मेंस में ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को डील करना है। ठीक है दोस्तों, और प्रीलिम्स के हिसाब से ऑब्जेक्टिव हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आपके कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट में जाके सजेशन जरूर दीजिएगा, ताकि मैं और अच्छा इंप्रूवमेंट करके और अच्छे तरीके से आपको समझा सकूं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।